हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, हमेशा खुश रहना चाहिए। हम आज बात करने वाले हैं सभापति तालिका के बारे में। मैंने आपको बताया था कि बैठक की अध्यक्षता कोई ना कोई हमेशा करता है। ऐसा नहीं है कि कार्यवाही बिना किसी अध्यक्ष के चले, बिना किसी पीठासीन अधिकारी के चले। अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करते हैं। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो एक लिस्ट अर्थात एक तालिका होती है 6 मेंबरों की, जिसमें से कोई भी एक सदस्य जिसको भी अध्यक्ष मनोनीत करे वो उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो हमने अध्यक्ष के बारे में जानकारी ले ली, उपाध्यक्ष के बारे में भी जानकारी ले ली। आज हम उस सभापति तालिका के बारे में ही बात करेंगे कि उसके अधिकार क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की तरह ही होते हैं, क्या वो सदन में बोल सकता है या नहीं बोल सकता, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसको मनोनीत कौन करता है, वो सत्ता पक्ष से होता है या विपक्ष से होता है। तो ये सारी जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में, इस लेक्चर के माध्यम से लेने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष यदि दोनों ही किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो, उस स्थिति में सभापति तालिका के 6 सदस्यों में से, तो पहली ये बात है कि सभापति तालिका में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर। 6 सदस्यों में से जिनको अध्यक्ष के द्वारा समय समय पर मनोनीत किया गया कोई एक सदस्य अध्यक्षता करता है। तो पहली बात इसमें ये जानने वाली थी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर कोई भी सदन में नहीं है तब सभापति तालिका में से कोई एक मेंबर सदन की अध्यक्षता करेगा। और वो सभापति तालिका में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर की होती है। और साथ ही साथ उनको मनोनीत कौन करता है? वो समय समय पर अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कि अब ये सदस्य करेगा, अब ये करेगा। क्लियर? और यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका में से भी अगर कोई सदस्य उपस्थित नहीं है सदन में, तब कौन करेगा? क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी सदन में उपस्थित नहीं है, साथ ही साथ वो 6 मेंबर जो सभापति तालिका में जिनका नाम है वो मेंबर भी सदन में नहीं है। तब उस स्थिति में क्या होगा? और यही बात यहाँ पर बताई गई है कि यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापति तालिका का कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हो, उस स्थिति में सभापति अर्थात अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए सदन के द्वारा अपने ही सदन का कोई सदस्य, यानी कि अगर लोकसभा में है तो लोकसभा, राज्यसभा में है तो राज्यसभा सदन, अपने ही सदन में से, ऐसा नहीं है कि भाई लोकसभा वाले राज्यसभा से चुनेंगे, नहीं, अपने ही सदन में से अपने ही सदन का कोई अन्य सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन लेते हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, साथ ही साथ वो 6 सदस्य भी नहीं है जिनका सभापति तालिका में नाम है, तब अपने ही सदन के किसी भी सदस्य को चुन लिया जाता है उन सदस्यों के द्वारा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कार्यवाही तभी चलेगी जब पीठासीन अधिकारी बैठा हो, अर्थात कोई भी उस बैठक की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहा हो। यह चुना हुआ सदस्य तब तक अध्यक्षता करता है जब तक कि सभापति तालिका का कोई सदस्य या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन में ना आ जाए। तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि भाई 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा या 10 दिन करेगा, नहीं, या 1 घंटे करेगा, 2 घंटे करेगा, तब तक करता है जब तक कि सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जो 6 तालिका में जिनका नाम है तालिका में 6 मेंबरों का, उनमें से कोई भी एक सदन में ना आ जाए, तब तक ये सदस्य अध्यक्षता करेगा, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। क्लियर? इतनी सी बात है इसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर। उपाध्यक्ष के मामले में सदन की अध्यक्षता करते समय किसी सभापति, यहाँ पे अब अधिकार बताए जा रहे हैं कि ये जो सभापति तालिका के मेंबर हैं जो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जिसको मनोनीत किया जाएगा, उसके राइट्स क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे। उपाध्यक्ष के मामले में सदन की अध्यक्षता करते समय किसी सभापति अर्थात उपाध्यक्ष या फिर जो पीठासीन अधिकारी है, जो भी आप बोलना चाहें, को भी वह सब शक्तियां प्राप्त होती हैं जो अध्यक्ष को प्राप्त है। क्लियर? सभापति, साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था वो जो पीठासीन अधिकारी की शक्तियां वो सारी प्राप्त होती है, परंतु हमने एक बात और भी करी थी, उपाध्यक्ष पढ़ा था कि जो कर्मचारी हैं, सचिवालय है, इन सबको लेकर जो वहाँ के प्रशासन है, उन सबको जो लेकर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो इनको प्राप्त नहीं होते, वो सिर्फ अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सिर्फ बात उस शक्ति की जा रही है जो पीठासीन अधिकारी को देनी चाहिए,
वो रेस्पेक्ट, वो शक्ति, वो सारी चीज़ें इनको प्राप्त होती है। तो सिर्फ उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। उपाध्यक्ष के मामले में सदन की अध्यक्षता करते समय किसी सभापति को भी वह शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो अध्यक्ष को प्राप्त हैं। सभापति द्वारा जिस मामले में व जिस बात पर वे निर्णय दिए जाते हैं या दिए जाएं, उस मामले में या उस बात में वह निर्णय तो अंतिम होता है। पहले भी आपको ये बात उपाध्यक्ष में भी बताया, सभापति में भी यही बात लागू होती है कि वह निर्णय अंतिम होगा जो उसने फैसला दिया है, और बंधनकारी भी होता है कि हाँ ये काम होगा, करेगा, उस पर बंधन है कि बिल्कुल ये काम करेंगे आप। निर्णय बाध्यकारी है, बंधनकारी है, जिस प्रकार अध्यक्ष के द्वारा दिया गया निर्णय होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सदस्य कह दे कि ये निर्णय तो अध्यक्ष ने दिया ही नहीं है, तो हमें इसे नहीं मानेंगे, ये तो उपाध्यक्ष ने दिया है, ये तो सभापति तालिका के सदस्यों ने दिया है। नहीं, अरे वो काम तो अध्यक्ष का ही कर रहा है ना, अध्यक्ष के बिहाफ पर ही तो वो वहाँ पे कार्य कर रहा है। तो जो निर्णय, जो बात, जो भी फैसले वो देगा वो अध्यक्ष के बिहाफ पर ही दे रहा है, तो उनको माना भी वैसे ही जाएगा जैसे अध्यक्ष के फैसलों को माना जाता है। सभापति को अगर कोई मामला महत्वपूर्ण लगता है, यानी कि जो भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, उपाध्यक्ष के मामले में भी यही बात थी कि वो रक्षित रख सकता है। अगर कोई मामला उसे ऐसा लगता है कि भाई ये अध्यक्ष को देखना चाहिए, उन्हीं की देखरेख में मामले का निर्णय होना चाहिए, तो वो उस मामले को रिजर्व रख सकता है अध्यक्ष के लिए। इसी तरीके से सभापति के लिए भी ये कहा जा रहा है कि सभापति को अगर कोई मामला महत्वपूर्ण लगता है तो सभापति के द्वारा उस मामले को अध्यक्ष के निर्णय के लिए रक्षित अर्थात रिजर्व रख लिया जाता है। जब तक सभापति बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, पीठासीन है, तब तक उसके आचरण की निंदा करना सदन की अवमानना है। उसे उतना ही सम्मान दिया जाना अनिवार्य है जितना सदन के पीठासीन अधिकारी को देना होता है। तो ये बात क्लियर है यहाँ पर कि जो भी बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, जो भी उस समय पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, पीठासीन अर्थात किसी पद पर बैठे हैं, तो जो भी है उसको उतनी ही उसकी आदर किया जाएगा, उतना ही सम्मान किया जाएगा, उतनी ही रेपुटेशन होगी जितनी एक अध्यक्ष की होती है। आप ऐसा नहीं है उसके आचरण की निंदा करेंगे, उसकी अवमानना करेंगे, ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते। सभापति सदन की सभी चर्चाओं में, अब बात क्या की जा रही है कि क्या वो सदन की चर्चाओं में भाग ले सकता है या नहीं, तो बिल्कुल हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि वो बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो खाली समय में क्या कर सकता है। सभापति सदन की सब चर्चाओं में पूरी तरह भाग लेने के लिए तथा विवादास्पद मामलों सहित सदन के सामने आने वाले सभी, जो सदन के समक्ष जितने भी मामले रखे जाते हैं, चाहे वो विवादास्पद हो, कैसे भी हो, कोई भी मामले हो, विवादास्पद मामलों सहित सदन के सामने अर्थात समक्ष आने वाले सब मामलों में सक्रिय रूप से, सीधे तौर पर सक्रिय रूप से, मुक्त आजाद रूप से शामिल हो सकता है। क्लियर, ये बात कहा गई है। देखिए कि सभापति सदन की सब चर्चाओं में पूरी तरह भाग लेने तथा विवादास्पद मामलों सहित सदन के सामने आने वाले सब मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मुक्त होता है, आज़ाद होता है, फ्री होता है कि बिल्कुल बोल सकता है। अध्यक्ष के द्वारा सभापति तालिका के लिए सदस्य दोनों पक्षों से चुने जाते हैं। दोनों पक्ष अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष, जितने भी पार्टियों के वहाँ पे सदस्य हैं, चीज़ें हैं, तो सत्ता पक्ष तो एक ही होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही पक्ष होते हैं। तो दोनों ही पक्षों से इस सभापति तालिका के लिए अध्यक्ष के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि भाई सभापति तालिका के लिए सदस्य किस पक्ष से चुने जाते हैं, सत्ता पक्ष से या विपक्ष से, तो दोनों पक्षों से चुने जाते हैं। चुनता कौन है, अध्यक्ष चुनते हैं। सभापति तालिका के सदस्य की पदावधि सामान्य तौर पर 1 वर्ष होती है, 1 ईयर। कितने वर्ष होती है, 1 ईयर होती है, परंतु एक ही व्यक्ति को बार बार मनोनीत किया जा सकता है। और ये मनोनीत होते हैं, याद रखना, चुनाव नहीं होता इनका, मनोनीत होते हैं। जैसे मैं आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात हमारा संविधान पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने जब आपको प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद पढ़ाए थे तब बताया था कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं। देखिए शब्द, क्योंकि उन्हें अपॉइंट किया गया, निर्वाचित अर्थात चुन तो वो पहले लिए गए हैं, किसी ना किसी
किसी ना किसी संसदीय क्षेत्र से तो चुनाव लड़कर आए हैं ना प्रधानमंत्री जी, तो चुन तो उनको पहले ही लिया गया, बस उस पद पर अपॉइंट कर दिया गया अब कि चलिए आप अब इस पद को संभालिए। तो वो अपॉइंटेड होते हैं, अर्थात नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सभापति तालिका के सदस्य की पदावधि सामान्य तौर पर 1 वर्ष होती है, और परंतु एक ही व्यक्ति को बार बार मनोनीत किया जा सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चयन सिर्फ अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। इनका चयन कौन करता है कि कौन इस तालिका में होगा, तो इसका निर्णय, इसका चयन अध्यक्ष करते हैं। परंतु आपको पता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ मैं नहीं चलता, हम चलता है। कोई निर्णय लिया है तो हमारे द्वारा लिया है। आप अपने संविधान की उद्देशिका भी पढ़ेंगे, प्रेम्बल, तो उसमें हम भारत के लोग लिखा है, मैं भारत का लोग नहीं लिखा, या मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति नहीं, हम भारत के लोग। तो लोकतंत्र की विशेषता मैं में नहीं, हम में है। तो हम अर्थात सिर्फ चयन अध्यक्ष के द्वारा बिल्कुल किया जाता है, परंतु अध्यक्ष चयन करने से पहले सदन के राजनीतिक दल के नेताओं से परामर्श कर सकता है, और कर सकता नहीं है, वो करता भी है। रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र में चीज़ें आपस में मिलकर ही काम किया जाता है। तो ये थी हमारी सभापति तालिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो मैंने आपको दे दिया। आगे हम महासचिव के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों में सबसे पहले अध्यक्ष पढ़े हमने, उपाध्यक्ष पढ़ लिया, अब सभापति तालिका के बारे में बात भी कर ली। ये तो सारे हमारे राजनीतिक दल हो गए, परंतु वो प्रशासन जो कार्य को कार्य रूप देते हैं, रियलिटी में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, भाई उन्हें कोई आदेश दे, ये आदेश पारित करते हैं। सारे नेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, ये आदेश पारित करते हैं। आदेश पारित करने के बाद उनको कार्य रूप कौन देता है, वो तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी देते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी में सबसे महत्वपूर्ण पद आता है महासचिव का। अब हम महासचिव के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।